हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सीएसएस 2026 को कवर करते हैं। चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपका करंट अफेयर हो या पाकिस्तान अफेयर हो या ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। उससे पहले मुझे पता है कि आपके ऊपर अभी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, बर्डन भी बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। आपका सीएसएस एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमेशा ही कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि जितना हो सके अपने नॉलेज को पॉलिश करें, चीज़ों को रिवाइज करें, समराइज करने की कोशिश करें और डेली बेसिस के ऊपर अपनी एवेल्युएशन लाजमी करवाएं। आप राइटिंग प्रैक्टिस पे तो काम कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एनालिटिकल जो आपकी अप्रोच यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप डेवलप करें, ठीक है। यहाँ पर जो डान का कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये 30 मिनट से या 35 मिनट से आपका सारा जो डे जो होता है, पूरा होल डे वो कवर करता है कि आपको डान के ऊपर जो है कंप्लीट जो आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर आप इजीली चीज़ों को अपने जो है वो डील कर सकते हैं, चाहे आप राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे आपका रिवीजन हो, चाहे आप अपने चीज़ों को दोबारा जो है वो रिसर्च कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारे पास है सुपरमेसी ऑफ फेडरलिज्म बाईपासिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फेडरलिज्म के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पॉलिटिकल साइंस में देख लें, चाहे आपका पाकिस्तान अफेयर में देख लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर और भी हम बात करेंगे फेडरलिज्म को, अगर हम डिस्कस करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास है स्नैपशॉट ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान coupled with hegemony of IMF on domestic and foreign policy of Pakistan, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट यूएसए, चाइना एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। और उसके बाद हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे यूएस फॉरेन पॉलिसी। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफगान टेररिज्म थ्रेट अ ग्लोबल कंसर्न। आपको पता है यहाँ पर अभी यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव है सैंड्री जेंसन, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं इसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखें हमें यहाँ पर 19 कह ले के 73 से पहले 1973 से पहले पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस थे या पॉलिटिकल रियलिटी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी। क्या थी? थोड़ा डिफरेंट थी। आपको पता पहले 9 ईयर तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, तो यहाँ पर प्रोविंसेस को क्या ऑटोनॉमी मिलनी है ना। शुरू से हिस्टोरिकल देखा जाए तो हमेशा जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम अभी बात करते हैं ना 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ये नहीं थी, कंप्रोमाइज थी, है ना। उसके बाद आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फिर अब ईस्ट पाकिस्तान क्यों हमसे अलग हुआ, है ना। ईस्ट पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ ना कि उनको जो कह ले के राइट्स मिलने चाहिए थे, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी रिसोर्सेस की, वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस के उनको अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तो कैसे जो नेशन बिल्डिंग कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी जो पावर रही है वहां तक तो वो सारी सेंटर में रही है। क्या रही है? सेंटर तक जो पावर है वो सेंटर में एग्जिस्ट करती थी। अब लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस तो करवाया गया, चाहे आपका यूब का इरा हो, जियाउल हक का इरा हो, चाहे आपका मुशर्रफ का इरा हो, डेवल्यूशन प्लान 2001 में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये जितने मर्जी आपको, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया तो फेल क्यों रहा? फेल इस वजह से रहा कि उनको ना तो फाइनेंशियल बैकअप था, ना उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता था। तो यहां तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तो दूर की बात थी, चलो उस वक्त प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आकर, लेकिन फेडरलिज्म में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोविंशियल, ये तो था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, हमने थोड़ा उसको टच दिया, लेकिन अब जो हमारी सही जो यहाँ पे जो फाउंडेशन रखी गई ना फेडरलिज्म की, जहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, ठीक है, फेडरलिज्म है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है रोबस्ट फेडरल फाउंडेशन जो है रखती है। यहाँ पर सेंटर आपका प्रोविंस दोनों मिलकर जो है वो फेडरलिज्म बनता है। तो यहाँ पर देखा 18th अमेंडमेंट जो 2010 के अंदर पास की गई, तो उसका पर्पस क्या था? पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम था ना, उसको खत्म करके यहाँ पर कन्वर्ट किया गया पार्लियामेंटरी सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पर्पस था कि स्ट्रेंथन करना प्रोविंशियल पावर को, उनको क्या करना है, उनको इंपावर करना है ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, ठीक है, यही पर्पस था ना। चलो 10 से 15 साल ये जो है ना हमारा ये रहा है। अब काफी प्रोविंसेस को राइट्स भी मिले हैं, काम भी उन्होंने किया बहुत ज्यादा, ठीक है, वाकई नजर आता है कुछ चीजें, ठीक है, डेवलपमेंट्स भी हुई काफी। लेकिन
जो पावर एग्जिस्ट कर रही है ना वो सारी सेंटर में कर रही है। अब जो कह ले पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, सारी चीजें वो कंट्रोल कर रहा है, वही प्रोविंसेस के ऊपर भी उसका कंट्रोल है। प्रोविंसेस खुद से अपनी तरफ से कैबिनेट तक नहीं बना सके क्योंकि उसकी रीजन क्या है, जो पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है ऊपर जिसकी पार्टी है, अब वो जो हेड जो सारी चीजें आगे डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर कंप्रोमाइज हो जाती है फिर। तो यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर हो ना, तो प्रोविंसेस के अंदर अगर वजीर आला आपके बनते हैं या आपके गवर्नर, तो वो उनके पास खुद के पास पावर होनी चाहिए ताकि वो कैबिनेट बना सके, लॉ मेकिंग कर सके। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले किसको या परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ पर सेंटर की। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है हमें पॉलिटिकल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको अब समझ आ रही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नजर आती है, तो कंप्रोमाइज्ड है ना पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखें सारी पावर जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो भी होगी ना सारी पावर उसके पास होगी, वो एग्जेक्टिव में बैठी है, वही कंट्रोल करेगी सारा, ठीक है। अब प्रोविंसेस को भी उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोविंसेस जितने भी है उनको ही फॉलो करना। चाहे आपका चीफ मिनिस्टर, वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसको सारा जो है वो कहाँ से आएंगे, सारी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन सारी सेंटर से आएंगी। तो यहाँ पर बताया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ पर नजर आई, है ना। अब रही सही कसर जो है ना यहाँ पर जो है 26 और 27 अमेंडमेंट से यहाँ पर पूरी अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ज्यादा जो है वो कंप्रोमाइज होगी। अब यहाँ पर देखा जाए 27 अमेंडमेंट जो पास की गई अभी, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात की जाती है, ठीक है। नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को तो यहाँ पर इंपावर किया गया, ठीक है, वो बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट फेडरल सिस्टम की। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे पार्लियामेंटरी सुपरमेसी और बढ़ गई था। अब जो प्रोविंसेस क्या जो ऑटोनॉमी है थोड़ी बहुत नजर, क्या अब वो नजर आएगी, तो अब भी तो उसकी इंटरफेरेंस किसकी रहेगी यहाँ पर। आयरॉनिकली है, एक बोला जाए ना आयरॉनिकली है कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का नाम तो दिया गया है, लेकिन उसकी पावर जो एग्जिस्ट करती है वो पॉलिटिकल लीडर जो है उसके अंदर करती है। वो सारा वो इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया यहाँ पर कि आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए 1971 के अंदर क्या फिलॉर टू मैनेज ईस्ट पाकिस्तान, अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना दी जाती तो ईस्ट पाकिस्तान अलग होता, सेपरेट होता। अगर उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स मिलते उनको, डिसीजन मेकर में इंक्लूड किया जाता, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो अब देखिए जो डिसीजन यहाँ से सेंटर में लिया गया है वही आगे आप शिफ्ट कर देते हैं। तो प्रोविंसेस के पास वो क्या इख्तियार आता है, वो क्या करें बैठ के, है ना। उनके पास तो कुछ वो डिसीजन मेकिंग तक उनको जो इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसकी रीजन देखें ना, तो यहाँ पर देखें मल्टीफेरियस रीजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, लिंग्विस्टिक इशू रहा है। लेकिन हम यहाँ पर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं जो प्रोविंसेस के हवाले से, कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली। तो प्रोविंशियल अगर ऑटोनॉमी नहीं मिली तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, रिजल्ट्स आपके सामने है ना। 1971 में क्या हुआ, आपका जो है वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और एज ए बांग्लादेश जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए होता क्या है, अब यहाँ पर 1973 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है आपका फेडरलिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि फेडरलिज्म यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, तो यहाँ पे प्रोविंसेस को जो है यहाँ पर इख्तियारात दिए कि आप फैसला, लेकिन क्या वो इख्तियारात नजर आते हैं, सारी पावर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, पार्लियामेंट की, सारी कहाँ पे एग्जेक्टिव के, पॉलिटिकल लीडर क्या। तो एक तो चीज ये है, लीगल सक्सेस की बात करें तो वही बात आ जाती है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो इंपावर कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो पावर दे रहा है कि आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर वो चीजें कंप्रोमाइज हो जाती है। पॉलिटिकल गैप की बात की जाए यहाँ पर, अब सेंट्रल पार्टी लीडर है, अब पार्टी का जो लीडर है प्रोविंसेस के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। हालांकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तो पर्पस ये है कि एक बार चीफ मिनिस्टर, चलो डिस्कशंस है, कोऑर्डिनेशन हो, इंटर कोऑर्डिनेशन होती है ना प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान, है ना, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में इंटर कोऑर्डिनेशन तो है, वो तो चलती है ना। लेकिन यहाँ पर जब आपका सीएम है तो आपका चीफ मिनिस्टर है, या क्या वो अपनी मर्जी से कैबिनेट तक नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से बजट तक नहीं वो जो इंट्रोड्यूस करवा सकते, वो अपनी मर्जी से लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बताए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रही कहाँ है, क्वेश्चन इज दैट, है ना। सारी ओपिनियन जो है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी ओपिनियन है यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो वो एक आयरॉनिकली लगता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए फिर पॉलिटिकल गैप है, framers of the constitution have done
their jobs. Now political parties must develop power to strengthen democracy. अब यहाँ पर इसकी वजह से देखो, यहाँ पर जो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अब जो जिम्मेदारी बनती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बनती है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। यहाँ पे अब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पार्लियामेंट, आपके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में होता क्या है कि यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके इश्यूज हैं, उनको जो है यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव जाके प्रोविंशियल असेंबली में बैठते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, इश्यूज हैं। तो अब उन वो भी नहीं, वो भी जो है वो प्रॉपरली जो है अब डिस्कस नहीं किया है, वो भी इंस्ट्रक्शन किसकी आ रही है, ऊपर से सेंटर की, पॉलिटिकल लीडर की आ रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस के अंदर उनको ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग अपनी मर्जी से कर सके, लोकल लेवल के ऊपर जो इश्यूज है उनको डील कर सके, बजट अपनी मर्जी से कर सके, लॉ मेकिंग प्रोसेस अपनी मर्जी से कर सके, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो ये चीज यहाँ पर आती, तो ये फिर इस तरह तो फिर डीरेलिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, है ना, डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है ना। तो यहाँ पर जो सही एसेंस है डेमोक्रेसी का वो यहाँ पर फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी कैसे यहाँ पर जो है वो फ्लरिश होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस भी तो है ना। अगर यही पॉलिटिकल, अगर यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर दी जाती कि प्रोविंसेस को चाहिए अपने अपने डिसीजन करें, यहाँ पर जो सेंटर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, यहाँ पर आपने प्रोविंसेस को अपलिफ्ट करना है, नेशन बिल्डिंग लेकर है, मार्जिनलाइज्ड है, बैकवर्ड एरियाज को अपलिफ्ट करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर अगर उनको भी पता होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये काम करना है, हमने अपनी आगे नेक्स्ट जो है वो जगह बनानी है, सीट बनानी है, तो हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, है ना। अब सारी इंस्ट्रक्शन जब सेंटर से आएंगी तो वो प्रोविंसेस क्या करेंगे, वो तो यही कहते हैं कि हम क्या करें, हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है हमने वही करना है, वो सारा जो मलबा फिर वो सेंटर के ऊपर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है ना एक कह लेके ना जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कह लेके पोलराइजेशन क्रिएट होती है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ही अंदर एक पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो इसको खत्म करेंगे तो देन आपकी डेमोक्रेसी यहां पर स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। ये था आपका जो है वो पूरा आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब पॉलिसी रिस्पांस की बात करें, स्नैपशॉट ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यहां पर बात करें हेजमनी ऑफ IMF ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए इकोनॉमिक रियलिटीज एंड इकोनॉमिक रियलिटीज एंड पॉलिसी कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर पॉलिसी कंस्ट्रेंट क्या है, इस चीज को यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या रुकावट से। अब होता है क्या, जो पॉलिसी हमें चाहिए, जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, है ना। आज आप देखें हमारे जहां पाकिस्तान सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक हेडवाइंड्स एंड सबड्यूड ग्रोथ, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, राइजिंग इन्फ्लेशन, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, आप देख ले ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमी एक जगह पे जमूद होकर रह गई है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्ट IMF कंडीशंस ऊपर लगा देता है कि ये करो। अब हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, असल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो है ना सिस्टम पूरा होता है वो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स। अब देखें अब हमारा कल्चर पूरा जो करता है कि हमारी आइडियोलॉजी पीछे रही है टू नेशन थ्योरी, इस्लामिक जो है आइडियोलॉजी। अब यहाँ पर वेस्टर्न जब अपनी पॉलिसी यहाँ पर करेगा तो फिर तो यहाँ पर वो कह लेकर डिस्प्यूट क्रिएट होगा, कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए, या तो टोटली वेस्टर्न के अकॉर्डिंग किया जाए या इस्लामिक के अकॉर्डिंग किया जाए, ताकि चीजों को यहाँ पर क्लैरिटी के साथ डील किया जा सके, है ना। अब IMF यहाँ पर क्या कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है, लिमिट पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहता है जी यहाँ पर ये काम, अब बूम बस्ट साइकिल में बार बार कहता हूँ हर टाइम, बूम बस्ट साइकिल का मतलब ये होता है कि बूम उस वक्त होता है जब आपको फॉरेन एड्स मिल रही है, फंड्स मिल रही हैं, उसके बाद बेल आउट प्रोग्राम मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका बैंक रिजर्व एकदम से बूम हो जाता है, मतलब बढ़ जाते हैं। बस्ट उस वक्त होते हैं जब FDI आती है, उसको पता है अब रिजर्व हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत रिजर्व है वो खाली होंगे, प्रॉफिट लेके वापस चले जाएंगे, रिजर्व खाली वापस वो भी चले जाता है, रिजर्व भी खाली हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है बस्ट। तो बूम बस्ट साइकिल इसको बोले जाता है। तो ये आप देखें पहले सर्कुलर डेट था, पब्लिक डेट था, विशिष्ट साइकिल ऑफ IMF था, अब बूम बस्ट साइकिल की सारी जो है वो बात चल रही है यहाँ पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब सबड्यूड ग्रोथ की बात की जाए, यहाँ पर 2.7% अभी GDP ग्रोथ चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद पावर्टी रेट देखें तो 44.7% है। अब पावर्टी को किस तरह मेजर करना है ये मैंने ऑलरेडी भी लास्ट लेक्चर्स में बड़े डिटेल्स के साथ डिस्कशन किए। उसके बाद 8% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। यहां पर आपकी इंपोर्ट देखें
13.9% आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है और एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है, जस्ट 3.8% बढ़ी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों ना हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों ना हो, यहाँ पे पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए ना, पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है, ये सितंबर की बात कर रहा हूं अभी, अगर आपको नहीं इसको नोट डाउन भी करना है तो कर लें, जुलाई सितंबर 2000, लेकिन आपको ये साथ में लिखना पड़ेगा, लीडिंग टू 33.8% वाइडर डेफिसिट। अब ये डेफिसिट भी यहाँ पर बढ़, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हेजिटेंसी की बात करें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मीरियड नाइटमेयर्स जो है वो फेस किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर देखें आपका पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सोशल पोलराइजेशन आपकी बढ़ती जा रही है, टेररिज्म बढ़ती जा रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पॉवर्टी देख लें, जेंडर इनक्वालिटी देख लें, आप इन्फ्लेशन देख लें, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम, एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी बनता है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, अथॉरिटेरियन रूल बनता जाए, तो यहाँ पर ये इश्यूज है। जुडिशियल सिस्टम आपका वो जो है वो प्रोटेक्ट जो करता है इन्वेस्टर्स को, वो नहीं है उनकी प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी वापस जा रही है, आपका टेलीनॉर वापस चला गया। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वापस जा रही है यहाँ पर, क्योंकि वो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उनको पता है यहाँ पर सिक्योरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब जुडिशरी रही गई 27th अमेंडमेंट पास की गई है ना, अब जुडिशरी को डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बना दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, चलो बर्डन कम होंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट के सारा दिन केस सुनती थी, सारा दिन कॉन्स्टिट्यूशन को, या जहां पे जो कह ले के क्रिमिनल केसेस थे या सिविल, वो तो सुने नहीं जाते थे, वो पेंडिंग पड़े रहते थे, हजारों केसेस है ना। लेकिन अब यह कि बर्डन कम हुआ है, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी, यहाँ पर जो भी पार्लियामेंट के इश्यूज को डिस्प्यूट होगा उनको यहाँ पर डील करेगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो करेगी। उसके बाद यहाँ पर देखेगी कि जितने भी मसाइल्स हैं वो सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर करने वाली है। तो यहाँ पर देखा लिमिटेड पॉलिसी स्पेस है, आईएमएफ कंडीशन लगा देता है यहाँ पर। अब देखें होता क्या है कि आईएमएफ ने अभी जो है वो कह ले के यहाँ पर जो है, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर बनाया है ऑलरेडी, आप सुन सकते हैं जाके। तो यहाँ पर जो 15 पॉइंट्स दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, 15 पॉइंट्स इसलिए दिए हैं, जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आईएमएफ ने पब्लिश की है, तो उसमें उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि करप्शन बहुत ज्यादा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ का मतलब है यहाँ पर जो आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो 2023 के अंदर बनाई गई थी, इसका पर्पस यही था एफडीआई को बढ़ाना और 5 बिलियन तक बढ़ाना। कितना, 5 बिलियन डॉलर तक जो है वो एफडीआई को बढ़ाना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ा। यहाँ पर एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो इनका रोल था यहाँ पर, लेकिन वो आईएमएफ ने ये कहा कि इन्होंने एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो भी पब्लिश नहीं की। तो यहाँ पर ये फिर आप देखें ना, अब इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ना, एक आप उनसे आईएमएफ से बेल आउट प्रोग्राम ले रहे हैं है ना, एक आप उसकी कंडीशन जो स्ट्रिक्ट लगा रहे हैं वो भी नहीं मान रहे। अब वो कहते हैं करप्शन खत्म करो। अब करप्शन कैसे खत्म होगी, ये तो यहाँ पर जो है वो जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन जाके होगा। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शन, अब यहाँ पर हम सारा क्या करते हैं ना, हमारा सिस्टम यह है कि हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा दे, सारा मलबा देखे, एक गवर्नमेंट गई दूसरी गवर्नमेंट आई, हम सारा कह देते ये तो उनका करा धरा है, ये वो चीज है। अब यहाँ पर पॉलिसी रिस्पॉन्स में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो सब्सिडीज है, एग्जाम्पशंस है, जो एलीट इंडस्ट्रियल को दी जाती है उनको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो प्रॉफिट है जो हमारे रिजर्व बनेंगे, है ना। अगर वही प्रॉफिट हमें सब्सिडीज या एग्जाम्पशन में दे देंगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जो है वो ग्रोथ करेगी, है ना। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन होनी, प्रोडक्शन से पहले आपकी जो गुड्स है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट्स के स्टैंडर्ड या उसकी क्वालिटी को जो है वो मैच करती हैं, मीट कर पाती हैं। अगर मीट कर पाती है देन आपकी प्रोडक्शन बढ़े, उसका फायदा जन आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर काफी इश्यूज है। तो एफडीआई के ऊपर मेरा कंप्लीट एक लेक्चर है डिटेल के साथ कि एफडीआई लानी भी चाहिए तो कौन सी शर्त पर जो है पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए एफडीआई, इस चीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस एंड ट्रांसलेशन। यहाँ आपको पता है कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है डे बाय डे।
रीजनलाइजेशन बढ़ रही है, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, डी डॉलराइजेशन आपकी जो है वो हो रही है। यहाँ पर जो अभी हमारा जो ये ओपिनियन है, ये हमारी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, यहाँ पर जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो हो रही है, ठीक है, यूएसए, चाइना, यहाँ पे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान की बात करें, द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइटेड सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अभी जो रिसेंटली आपको पता है अप्रैल के अंदर 4 डे वॉर जो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इसने ग्लोबल कह ले के पावर जो डायनामिक्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। यूएस फॉरेन पॉलिसी यहां पर जो है एकदम से चेंज हुई है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी एकदम से चेंज हुई है, इंपैक्टिंग रीजनल स्टेबिलिटी। और यहां पर जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट, ये बेसिकली 800 पेजेस के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की वॉर लगी रही है उसके ऊपर इसके डिस्कशंस है, ठीक है। उसके बाद यूएसए और चाइना के दरमियान में जो कंपटीशन चल रहा है ना, जो ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक वॉर चल रही है उनके दरमियान में, रेयर अर्थ मिनरल जो एक कह ले वो चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, कंपटीशन, रेयर अर्थ मिनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वो चल रहा है। यहाँ पर टैरिफ जो वॉर चल रही है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी चीजें ये यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर ये बेसिकली पेश की गई है। यहाँ पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, डिसइंफॉर्मेशन, पाकिस्तान कंफर्म्ड मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया। यहाँ पर आपको पता है कि हर तरफ यही धूम है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कह ले के बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया को मात दी है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखा जाए एरियल क्लैशेस हुए डिस्पाइट इंडिया सब्सिक्वेंट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, ठीक है। अब ये रीजनल लेवल के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन और जिस तरह इंडिया के मीडिया ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया बड़ा हाई लेवल के ऊपर, है ना, जिस तरह मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के अंदर सारी चीजें डिटेल के साथ विद रिसर्च के साथ पेश की गई हैं। यूएस फोकस क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, यूएस का इंटरेस्ट सबसे पहले अगर देखा जाए इंडिया के अंदर ज्यादा था, उसको काउंटर बैलेंस यूज कर रहा था इंडिया, इंडो पैसिफिक के अंदर भी, या उसके वैसे जो है वो बाउंड्री उनके साथ लगती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए ने जो है इंडिया को काउंटर बैलेंस के लिए रखा। अब यहाँ पर चाइना ने एकदम यूएसए ने अपनी पॉलिसी चेंज की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाए, अपने ट्रेड को ज्यादा फोकस किया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना न्यू दिल्ली जो है यूएसए की पॉलिसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, है ना। हुआ क्या, यहाँ पर यूएसए ने 25% तो लगाए, उन्होंने 25% टैरिफ लगाए, फिर ट्रंप ने बढ़ाकर 50% कर दिया कि ये तो न्यू दिल्ली तो सबसे ज्यादा जो है ये टैरिफ लगा रहा है। तो यहाँ फिर जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो यूएसए ने फिर 50% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के जो है वो कह ले कि यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, टैरिफ वॉर लगी रही है इनके दरमियान में। अब ये चीजें भी इसके अंदर है, और अभी जब वॉर लगी रही है तो उसके अंदर भी जिस तरह इंडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन डिससेमिनेट की है, तो वो भी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पर आपको पता है रीजनलाइजेशन बढ़ रही है, ब्रिक्स आ रहा है, आपका एससीओ आ रहा है। यहाँ पर अभी ट्रंप ने रिसेंटली यहाँ पर विजिट किया है, एशियन आसियान मीटिंग को अटेंड किया, एपेक को किया, ठीक है, एशिया पैसिफिक की बात कर रहा हूं मैं, उसको यहाँ पर अटेंड किया। तो यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो टैरिफ्स जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बोला गया कि टैरिफ थोड़े कम किए जाए, यहाँ पर इस चीज को डिस्कस किया गया। वो यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात करके गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बढ़ी हैं अभी। उसके बाद अगर यहाँ पर है ट्रांजैक्शनल यूएस डिप्लोमेसी, अभी मैंने बात की है कि यहाँ पर जो ट्रंप की पॉलिसी रही है, फेवर स्ट्रॉन्ग आर्मिंग एंड एग्जेक्टिव पावर, डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल सॉफ्ट पावर। अब यहां पर हुआ क्या है, यूएसए ने पता है यहाँ पर जो यूएस एड बनाया हुआ था, जो पुअर कंट्रीज या कह लें कि लो इनकम कंट्रीज की हेल्प आउट करने के लिए जो बनाया गया यूएस एड, वहां पर इसने इसको जो है वो कम कर दिया यूएस एड, ठीक है, ठीक है। जो ये कब बनाया था, बेसिकली 1961 के अंदर बनाया था, जिसका पर्पस था पॉवर्टी को कम करना, डिजास्टर रिलीफ देना, उसके बाद टेक्निकल कोऑपरेशन एंड ग्लोबल इश्यूज के अंदर, ठीक है, इसका काम ये था। अब हुआ क्या कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, इसने बहुत सारे जो कहने के ना सॉफ्ट पावर जो दिखाते थे उनको यहाँ पर इसने एरेडिकेट करना शुरू कर दिया,
कर्टेल कर कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट को खत्म करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, यूएसए जो करता था सारी हेल्प आउट उसको काम करना शुरू कर दिया। तो यहां पर एकदम से यूएस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों चेंज की है, और फॉरेन जो चेंज किया डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको पता है सारे बढ़ रहे हैं डे बाय डे वो, और एशिया के अंदर उसकी आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस, उसके बाद इंडिया के साथ रिलेशंस, उसके बाद जापान के साथ, कोरिया के साथ, ये जितने भी कंट्रीज है आसियान के, फिर उनके साथ, मलेशिया के प्रेसिडेंट्स के साथ वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की है, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने बढ़ाने की बात की है, ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। इंडियाज डिप्लोमेटिक मिस स्टेप, अब इंडिया यहाँ पर न्यू दिल्ली, मैंने पहले बताया कि न्यू दिल्ली जो है वो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी या ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो यूएसए की ट्रंप की पॉलिसी थी, मैंने अभी बताया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रखने के ऊपर ज्यादा फोकस था, ट्रेड को बढ़ाने के ज्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने समझा कि यहाँ पर जो है यूएसए और चाइना की आपस में वॉर लगी हुई है, ये बात इसमें है, ये यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के अंदर जो 800 पेजेस के ऊपर ये बेस करती है ना, 800 पेजेस के ऊपर, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, यहां से फायदा उठाने के लिए इनके जो है ना गुड्स के ऊपर या क्या कर दिया, यहाँ पर टैरिफ्स लगाए बहुत सारे, है ना। अब यूएसए को जब पता लगा, यूएसए अब सारे तरफ तो ध्यान रखता है, अब उस इन्होंने समझा कि यूएसए जो चाइना के साथ इनका कंपटीशन चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, हम इस चीज का फायदा उठा ले। अब ये तो है पॉलिटिक्स। तो उन्होंने क्या किया, जब ट्रंप ने ये देखा तो उन्होंने 20% बढ़ाया पहले, फिर उन्होंने 50% बनाया। अब जो कह ले कि इनके जो आपस में न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के फिर क्या हुआ, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर क्या क्या डिप्लोमेटिक मिस स्टेप हुआ इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए रिसेंट, अगर देखा जाए कांग्रेशनल रिपोर्ट फॉर्मली एक्नॉलेज पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यहाँ पर एक्नॉलेज किया है इस कमीशन के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर जो 800 पेजेस के ऊपर कांग्रेस के अंदर पेश की गई है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो सक्सेस हासिल हुई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया से वो जीत गया, तो इंडिया के यहाँ पर जो जेट्स को भी उसने गिराया है वाकई। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई है, ठीक है, कमीशन का। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है यूएस ऑफ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये कहीं भी आपको जो है वो कोट कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, जब भी चाहे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर हो, चाहे आपका पाकिस्तान चाहे आपका करंट अफेयर हो, अगर यूएसए पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर आता है, या यूएसए चाइना के रिलेशंस को लेकर आता है, या यूएसए जो है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है उसको रिलेटेड अगर आ जाता है, तो यहाँ पर ये आप एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर काबुल। यहां पर हमने कल एक इसके अंदर ओपिनियन डिस्कस की थी, अफगानिस्तान टेरर थ्रेट ग्लोबल कंसर्न। एक बार फिर जो है वो टेररिज्म, जो अफगान टेररिज्म जो फैला रहा है, यहाँ पर एक बार फिर जो है वो ग्लोबल कंसर्न बन चुका है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान एक लॉन्ग सफर, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग सफर रहा है, इसके उसकी वजह यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर जितने भी टेररिज्म है वो सारी क्रॉस बॉर्डर अफगान से आ रही है, ठीक है, चाहे आपका दैश है, अलकायदा है, टीटीपी है, हकानी ग्रुप्स हैं। अब ये चीजें जब सैंड्रा जेंसन है डेनमार्क की तरफ से यूएनओ के अंदर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कल यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ के अंदर हुई है वहां पे इजलास, उसके अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहां पर जो दैश है, कायदा है, टीटीपी ग्रुप्स है, ये डे बाय डे जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि टीटीपी की बात की गई है कि वो अपने 6000 फाइटर्स है उनके पास, कितने 6000 फाइटर्स है उनके पास, दाइश की वो बात कर रही है 2000 फाइटर्स है। तो ये बात कौन कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क जो चेयर कर रही है अभी इस वक्त सैंड्रा जेंसन है उसका नाम, तो वो जो है चेयर कर रही है यहाँ पर जितने भी कमेटी है ना इसके अगेंस्ट, जो सैंक्शंस कमेटी है इसकी दाइश की और अलकायदा की, तो वो जो है सैंड्रा जेंसन कर रही है। तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि सीरियस थ्रेट है टू सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने यहाँ पर जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नाम लिया है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं टेररिज्म की वजह से। अब तालिबान कॉम्प्लिसिटी क्या यहाँ पर द कमेटी हाईलाइटेड दैट टीटीपी रिसीव्स
लॉजिस्टिकल एंड सब्सटेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अफगान अथॉरिटी चैलेंजिंग द तालिबान। अब यहाँ पर किया जाता है लॉजिस्टिक्स है, चाहे आपकी कह लें कि यहाँ पर कह लें कि सब्सटेंशियल सपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि वो सारी अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इसकी वजह से जो है टेररिज्म बढ़ रही है। पाकिस्तान कंसिस्टेंट स्टांस की बात करें, पाकिस्तान रिट्रेटेड इट्स कंसर्न अक्यूजिंग द तालिबान इंडिया ऑफ द पैटर्नाइजिंग टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक टीटीपी एंड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टोटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 12 इस चीज के ऊपर जो है वो आगाह किया है, अवेयर किया है कि टेररिज्म जो है क्रॉस बॉर्डर से फैलाई जा रही है, डिसएमिनेट की जा रही है। तो ये बात सॉरी ये बात जो है यूएनओ कमेटी के जो चेयर कर रही है सैंड्रा जेंसन ने, डेनमार्क की है, मैंने पहले बताया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएनओ के अंदर, तो उन्होंने ये चीजें सारी कल क्लियर की है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उन्होंने यहाँ पर एक बात में अर्जेंट नीड फॉर कोऑपरेशन यहाँ पर जरूरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा और अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट लेना पड़ेगा कि यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी जो है होना लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कल डिस्कस गए, ऑब्ड्यूरेसी फ्रॉम तालिबान कुड लीड टू फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि अगर टेररिज्म इसी तरह रहती है तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है इसको मजीद बढ़ावा देगी, ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वार होंगे, रीजनल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो इस चीज को यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कल डिस्कस किया यहाँ पर वेंसडे को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी सैंड्रा जेंसन की जो है यहाँ पर अगर टेररिज्म के ऊपर ऐसे आता है, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर आता है, अभी कॉन्ट्रम जो चल रहा है उसको लेकर आता है, तो ये आप सैंड्रा जेंसन का जो यहाँ पर उन्होंने जो डेनमार्क की है, उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं वो आप लाजमी यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि वो चेयर वही कर रही है, सैंक्शन कमेटी की चेयर वही है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए अब हमारे पास वोकैबुलरी हेरोइन, हेरोइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग, वेरी पेनफुल एंड अपसेटिंग। यहाँ पर बात के दिल दहलाना, अजियतनाक को बोला जाता है, पेनफुल को बोला जाता है। उसके बाद प्रेरोगेटिव का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट टू आर प्रिविलेजेस को बोला जाता है, इख्तियारात को बोला जाता है, हक को। ऑब्लिवियस का मतलब होता है यहाँ पर अनअवेयर होना, नॉन कॉन्शियस ऑफ समथिंग, बेखबर होना कोई चीज का नाम। जुबिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लें बेशक। जुबिलेशन है ग्रेट जॉय एंड सेलिब्रेशन को बोला जाता है, बेहद खुशी को बोला जाता है। फॉर्जरी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह होता है कि नकली दस्तावेज बनाना, जाली, ठीक है, कॉपी करके बनाना, ठीक है। फाल्सिफिकेशन बोला जाता है, फाल्सिफिकेशन का मतलब क्या था, जाली, ठीक है। उसके बाद सबड्यूट का मतलब होता है क्वाइट या म्यूटेड, कंट्रोल कर लेना, दबाव में आ जाना या काबू में आ जाना। उसके बाद पेजोरेटिव, पेजोरेटिव ऑलरेडी आपका आ चुका एमपीटी के अंदर, यहाँ पे एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और कंटेम्प्ट, ठीक है, तौहीन आमेज को बोला जाता है, ठीक है, बदतमीजी को बोला जाता है। उसके बाद है इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड का मतलब होता है इम्प्रिजन्ड हो जाना, ठीक है, इनकार्सरेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रिजन्ड या कन्फाइंड, ठीक है, कैद में हो चले जाना। परपोर्टेड का मतलब होता है क्लेम्ड करना, ठीक है। डिस्टॉर्शनरी का मतलब होता है काजिंग डिस्टॉर्शन या मिस रिप्रेजेंटेशन, बिगाड़ पैदा करने वाले को बोला जाता है। बोटल नेक का आपको पता ही, पॉइंट ऑफ कंजक्शन, कंजेशन, डिलेज, रुकावट या बंदिश को बोला जाता है, बोटल नेक रुकावट या बंदिश को बोला जाता है। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट या रीसेटिंग करना, दोबारा रीअप्रोचमेंट को बोला जाता है, ठीक है, दोबारा तरतीब देना, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब होता है स्प्रेडिंग अनकंट्रोलेबली, वाइडली, बेकाबू होकर फैलते जाना, बढ़ते जाना। अल्यूसिव, अल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, बड़ी मुश्किल से समझ आने वाला या समझ ना आने वाले को बोला जाता है। तो ये वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी जो है अपना नोट डाउन किया करें और अपनी वोकैबुलरी को डे बाय डे जो है बूस्ट अप करते